हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग प्रकाश चैप्टर में पार्ट ए में हम लोग प्रकाश का परावर्तन पूरा कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो लिखने में टाइम लगता है इसलिए हम पहले इसको लिख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जैसे देखिए, ठीक है, ये हो गया अभिलंब। यदि ये माध्यम सघन होगा, अगर ये माध्यम सघन होगा और ये माध्यम विरल, ठीक है, यदि हम लोग प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजारें, ठीक है, तो इस बिंदु पे आपतित होगा पहले प्रकाश, इस बिंदु पे, और उसके बाद क्या होगा? यदि माध्यम सघन माध्यम से विरल में गुजरेगा तो प्रकाश अभिलंब से दूर, ये क्या है? अभिलंब है ना, तो इससे दूर चला जाएगा। ठीक है, यदि इस माध्यम को एक फिगर ये हो गया, दूसरा फिगर यहां बना रहे हैं। अगर हम इस माध्यम को विरल मान लें, ठीक है, ये माध्यम क्या है? विरल, और इस माध्यम के यदि हम सघन मान लें, सघन, तो यहां से प्रकाश चलेगा तो क्या? अभिलंब की ओर आपतित होता है। ठीक है, अभिलंब की ओर आपतित होता है। इसी घटना को यही देखिए, ये जो प्रकाश है अपने वास्तविक पथ से, जैसे इसको जाना था यहाँ से सीधा गुजरता प्रकाश, लेकिन अपने वास्तविक पथ से क्या हुआ? अपने वास्तविक पथ से मुड़ गया। ठीक है, कभी देखिए अभिलंब से दूर चला जा रहा है, कभी अभिलंब की ओर आ रहा है। ये माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। यदि माध्यम सघन होगा तो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, और यदि माध्यम विरल होगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो यही देखिए, प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से होकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाए, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसका मुख्य बिंदु हम लोग देखें तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश अभिलंब से दूर चला जाता है। तो इसे क्या कहता है? इसमें देखिए मुख्यतः दो घटनाएं होती है। पहली घटना ये और दूसरी घटना ये, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, और अपवर्तन के नियम की यदि हम लोग बात करें तो देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन में हम लोग देखें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी एक नियम सेम है। ठीक है, यदि हम लोग दूसरे नियम की बात करें तो आपतन कोण को साइन आई से डिनोट किया जाता है और अपवर्तन कोण साइन आर। ठीक है, और दोनों का अनुपात जो होता है हमेशा क्या होगा? नियत होगा। इसलिए देखिए, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई को हम लोग म्यू आई भी लिख सकते हैं और बटे में म्यू आर। इसको देखिए, ये दोनों जो है ना म्यू के बराबर होता है, एक म्यू के बराबर होता है। ठीक है, इसे स्नेल लॉ कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसको एक बार अच्छे से उतारिए, इसके बाद आप लोग को समझाते हैं। चलिए, अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण को देखेंगे। पहला है पानी में डूबे हुए सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, कभी कभी आप लोग ये देखे होंगे कि
यदि ग्लास में एक सिक्का को डाल दिया जाए, ठीक है, एक गिलास पानी में सिक्का को डाल दिया जाए तो उसको देखिएगा तो सिक्का जो है थोड़ा सा ऊपर उठे हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। पानी में लकड़ी को यदि डाल दिया जाए तो उसका आधा भाग टेढ़ा प्रतीत होता है, ये किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। पानी में तैरते समय मछली का ऊपर तैरते हुए दिखाई देना, ये किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। सुबह या शाम के समय में सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ठीक है, ये भी किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। और तारों का टिमटिमाना। देखिए एक ट्रिक यहाँ बनाए हैं। ट्रिक से देखिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि हमें किसी वस्तु की स्थिति के बारे में आभास होता हो, ठीक है, कि वो वस्तु अपने किस स्थिति को दर्शा रहा है, तो उसी स्थिति के आभास के प्रतीक को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जा रहा है, ठीक है, और मेरे चैनल पे उतना सब्सक्राइबर भी नहीं है कि इतना रुक करके देखें, इसीलिए हम थोड़ा शॉर्ट में और जल्दी जल्दी करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से आप लोग उतारिए, इसके आगे समझाते हैं। हाँ, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा एक बात पे ध्यान दीजिएगा। वहाँ जो नियम लिखवाए थे प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसको हम समझाना भूल ही गए हैं। देखिए ये जो क्या है, इसको अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब, ठीक है। ये कोई भी माध्यम हो सकता है, या तो सघन, या इसको विरल मान लीजिए, ठीक है, या इसको भी विरल भी मान सकते हैं, विरल मान लीजिए, या सघन मान लीजिए, ठीक है। यहाँ जो प्रकाश आएगा, ठीक है, प्रकाश आएगा और प्रवर्तित होकर इस बिंदु से या तो अभिलंब से दूर जाएगा। प्रकाश को वास्तव में आना यहाँ था, ठीक है, गुजरना यहाँ से था, लेकिन गुजर गया कहाँ? अभिलंब से दूर, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है ये क्या हो रही है? आपतित हो रही है, आपतित। तो आपतित किरण इसको हम लोग बोलेंगे, किसको? इसको आपतित किरण। और ये जो गुजर गई है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। इसको तो शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि अभिलंब कहा जाता है। ये क्या है? अभिलंब। देखिए तीनों एक ही तल में है ना, बोलिए, एक ही तल में है ना। तो यही नियम था फर्स्ट वाला। सेकंड वाला नियम था साइन आई बटा साइन आर। इसको हम लोग म्यू आर बटा म्यू आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या म्यू के बराबर होता है, ठीक है। इसी को क्या स्नेल लॉ कहा जाता है, स्नेल का नियम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको हम समझाते हैं, जल्दी से इसको एक बार छापिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए जो प्रिज्म होता है, देखिए इसमें क्या होता है, कौन सी घटना होती है? जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो वो क्या होगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। देखिए जब ये प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होगा तो यहां से देखिए, सबसे पहले वै आ नी हा पी ना ला,
कितना 8 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा ये लाइन खिंचा गया, ठीक है, ये वाला एक एक्स्ट्रा खिंचा गया है, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, वैसे क्या होता है, वैसे इसका देखिए फुल फॉर्म, वैसे वैगनी, वैगनी, आ से आसमानी, ठीक है, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है, तो देखिए ये क्या था, ये श्वेत प्रकाश था, इसका नाम क्या है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। और ये क्या है, एक प्रिज्म है। ठीक है, देखिए जब श्वेत प्रकाश, ठीक है, एक प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, देखिए 7 रंगों में विभक्त हुआ, वे आ नी ह पी ना ला, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि यदि हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाए, यहाँ थोड़ा इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वैगनी, आसमानी, वै आनी, नी से नीला, वै आनी, ह से हरा, वै आनी ह, ठीक है, उसके बाद पी से पीला, फिर ना से नारंगी, ठीक है, और ला से लाल। ठीक है, यदि हम लोग इसमें नीचे से ऊपर की ओर जाएं, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर यदि हम लोग जाएं तो इसमें क्या होता है, यदि हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो इसमें क्या होता है, चाल तरंगदैर्घ्य, ठीक है, दोनों क्या होता है, दोनों चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों बढ़ता है। देखिए जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों बढ़ेगा। ठीक है, यदि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर, इसमें क्या होगा, चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों घटेगा। ठीक है, और देखिए इसमें होता है यदि हम लोग नीचे से ऊपर जाए तो चाल और तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, बाद बाकी सब कुछ, बाद बाकी सब घटेगा। क्या होगा कि चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों सिर्फ चाल और तरंगदैर्घ्य यही दोनों बढ़ेगा, बाद बाकी जितना होगा सब घटेगा। बाद बाकी में देखिए क्या क्या आएगा, बाद बाकी में आवृत्ति विचलन, प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन और प्रकीर्णन, इसके बाद और एक क्या होता है, अपवर्तनान। ठीक है, बाद बाकी में क्या होगा, आवृत्ति विचलन, प्रकीर्णन और अपवर्तनान, ये सब क्या होगा, घटेगा। किस कंडीशन में, जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा कि आवृत्ति विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनान तीनों क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो चाल तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, बाद बाकी सब कुछ घटेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और देखिए इसमें कुछ एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा,
किसका होगा बताइए, बताइए बताइए जल्दी से। तरंगदैर्ध्य किसका सबसे ज्यादा होता है? देखिए नीचे से यदि हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य और चाल दोनों, स्पीड और तरंगदैर्ध्य दोनों बढ़ता है, और बढ़ता है तो देखिए नीचे से बढ़ते हुए न जाएगा, यानी कि इससे बड़ा, इससे ज्यादा इसका तरंगदैर्ध्य होगा, इससे ज्यादा इसका तरंगदैर्ध्य होगा, इससे ज्यादा इसका तरंगदैर्ध्य होगा, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा किसका? सबसे ज्यादा लाल का। ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? तो इसमें आंसर क्या होगा? लाल। ठीक है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होगा? लाल का। और सबसे कम, यदि आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है, तो इसमें क्या होगा? सबसे नीचे वाला बैंगनी। क्या होगा? बैंगनी। समझ में आया? यदि आप लोग से ये भी पूछे कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य दूसरे नंबर पे किसका होता है, तो उसमें क्या होगा? नारंगी। तीसरे नंबर पे पूछ दे तो उसके बाद क्या होता है? पीला। उससे भी बाद में पूछ दे तो हरा। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि इतना अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक बार इसको अच्छे से आप लोग छापिए, उसके बाद आगे का जो है वो दिखा जाएगा। चलिए छापिए तो एक बार इसको जल्दी से। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। देखिए जब वर्षा के बाद सूर्य की किरणें, ठीक है, जब वर्षा होता है और उसके बाद सूर्य की किरणें बूंदों से होकर गुजरती हैं, ठीक है, बूंदों से होकर गुजरती हैं, तो इसी घटनाक्रम में क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, जब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, जब वर्षा के तुरंत बाद, ठीक है, सूर्य की किरणें वर्षा के बूंदों से होकर के गुजरती है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष देखिए मुख्यतः दो प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि देखिए इसमें 2 बार अपवर्तन, ठीक है, 2 बार अपवर्तन और 1 बार वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया होती है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यदि देखिए 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, दोनों 2-2 बार हो तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, और देखिए जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है यह द्वितीयक इंद्रधनुष से अधिक चमकीला होता है। ठीक है, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है द्वितीयक इंद्रधनुष से अधिक चमकीला होता है। ठीक है, यही जो द्वितीयक इंद्रधनुष है प्राथमिक इंद्रधनुष से कम चमकीला होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार इसको छापिए आप लोग। और इसमें लाल रंग जो होता है, लाल देखिए इस प्रकार इंद्रधनुष बनेगा। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त होगा और इसमें जो होता है लाल सबसे बाहर, लाल जो होता है सबसे बाहर, और अंदर में क्या होता है आंतरिक भाग में बैंगनी। ठीक है, लाल रंग सबसे बाहर होगा और बैंगनी रंग क्या होगा इस इंद्रधनुष के अंदर की ओर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार इसको छापिए, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए इतना देखें आप लोग, और इसमें थोड़ा सा देखिएगा। इस इंद्रधनुष को देखने के लिए इंद्रधनुष और हमारी आंखों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए।
ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये 45 थीटा के बराबर होगा, तभी हम लोग उस प्राथमिक इंद्रधनुष को देख पाएंगे। ठीक है, और द्वितीयक इंद्रधनुष को देखने के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए? 55 डिग्री। कितना होना चाहिए? 55 डिग्री। यानी कि इंद्रधनुष और हमारे आंखों के बीच में कोण कितने डिग्री का बनना चाहिए? एंगल कितना होना चाहिए? 55 डिग्री। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा रंगों के बारे में आप लोग को समझाते हैं कि रंग जो होता है, रंग दो रंगों को मिला करके तीसरे रंग का निर्माण करना। ठीक है, दो रंगों को मिला करके तीसरे रंग का निर्माण कैसे किया जाता है? देखिए, इसमें श्वेत रंग रख देते हैं। इसमें क्या होगा? श्वेत। श्वेत मतलब हुआ सफेद। ठीक है, व्हाइट कलर। और इसको थोड़ा सा ऐसे बनाइए, इसको ऐसे। चलिए अब देखिए, इसमें लाल को हम ऊपर रखते हैं, लाल रंग को ऊपर। ठीक है, और पीला, पीला ठीक इसके बीच में, यहाँ ऐसे होगा और यहाँ ऐसे होगा। यहाँ लाल हो गया और यहाँ हरा, हरा हरा हो गया। यहाँ नीला, नीला। सातों रंग को रख देना है। ठीक है, 1 2 3 रंग को हम लोग रख दिए हैं। अब यहाँ पीकॉक नीला, पीकॉक नीला, या सिंपल इसको नीला रंग भी कह सकते हैं, ब्लू। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पीला रख दीजिए, पीला। और एक रंग कौन सा बच गया है? नारंगी। नारंगी बचा है ना, या मैजेंटा। इसको मैजेंटा को यहाँ रख दीजिए, मैजेंटा। ठीक है, अब देखिए, इसमें प्राथमिक रंग हरा, लाल और नीला। आप लोगों से यहां से मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछे कि प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? तो लाल, लाल, लाल के बाद हरा, हरा और नीला। देखिए, प्राथमिक रंगों को कॉर्नर साइड पे रखना है। देखिए कॉर्नर पे है ना। ठीक है, इन तीनों रंग को क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग। इसको इंग्लिश में RG, ठीक है, और B कहा जाता है। क्या कहा जाता है? RGB। ठीक है, अब देखिए, हम लोग रेड को और ग्रीन को मिलाते हैं। उसके बाद में रेड और ब्लू को मिलाते हैं। इसके बाद ग्रीन और ब्लू को मिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद रेड और ब्लू और ग्रीन, यानी तीनों प्राथमिक रंगों को हम RBG तीनों को मिलाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ व्हाइट कलर बनेगा और यहाँ येलो बनेगा। ठीक है, यहाँ मैजेंटा, और यहाँ देखिए लाल और हरा को मिलाएंगे तो क्या, कौन सा रंग बनेगा? पीला। यहाँ लिख लीजिए, रेड, R फॉर लाल प्लस G फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? येलो, येलो मतलब पीला। ठीक है, उसके बाद लाल और नीला, नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैजेंटा। ठीक है, उसके बाद लाल, लाल, नीला और हरा मिलाएंगे तो इसमें क्या बनेगा? श्वेत। श्वेत मतलब इसको सफेद भी कह दीजिए। ठीक है, सफेद यानी तो व्हाइट कलर बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, कुछ पूरक रंग भी होते हैं। पूरक, पूरक रंग
ये प्राथमिक रंग थे और यहाँ पूरक रंग। पूरक रंग में देखिए यदि R और C को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, व्हाइट, येलो और ब्लू को मिलाइएगा तो फिर भी व्हाइट बनेगा। देखिए ग्रीन और मैजेंटा को भी मिलाइएगा तो क्या बनेगा, व्हाइट। देखिए पूरक रंग उसे बोला जाएगा जिसमें दो रंगों को मिला करके व्हाइट कलर यानी श्वेत रंग को बनाया जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूरक रंग, ठीक है। और प्राथमिक रंग आप लोग समझिएगा, प्राथमिक रंग में कौन कौन होता है, प्राथमिक रंग में लाल, हरा और नीला यानी कि RGB, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार इसको जल्दी से छापिए, फिर इसके अगला स्टेप को देखा जाए, आगे अब थोड़ा सा देखा जाए, ठीक है। अब बेसिकली इसके आगे अब हम लोग थोड़ा सा नेत्र के बारे में समझेंगे, ठीक है, आंखों के बारे में। चलिए छापिए इसको जल्दी से एक बार। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मानव आंख के बारे में समझते हैं, ह्यूमन आई, ठीक है, मानव नेत्र। देखिए जो आंख होता है, आंख में सबसे बाहरी भाग जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया ये वाला भाग होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। जो ये आंख का बाहरी भाग होता है, क्या होता है, बाहरी भाग, ठीक है। आंख के बाहरी भाग में पाया जाता है क्या, कॉर्निया। और ये बीच वाला जो भाग है, ये वाला ये आंख का लेंस है, जो मानव आंख या नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। देखिए जब मानव आंख में उत्तल लेंस पाया जाएगा तो इसका प्रकृति क्या होगा, किस प्रकार का फिगर बनेगा, तो इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के सापेक्ष छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए जब उत्तल लेंस होगा, ठीक है, जब उत्तल लेंस होगा तो देखिए बेसिकली वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग पिछले क्लास से ही सीखते आ रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये जो होता है पुतली होता है, ये वाला सामने वाला फ्रंट वाला, और ये वाला जो होता है ये थोड़ा सा चमड़ा का आकार का, थोड़ा सा ये दोनों तरफ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईरिस, ठीक है। और रेटिना जो होता है, रेटिना पीछे की ओर होता है, सबसे पिछला भाग, सबसे पीछे का भाग, सबसे पीछे का भाग। देखिए रेटिना जो होता है सबसे पीछे पाया जाता है, आंख के ठीक पीछे, और सभी प्रकार का किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। देखिए कभी भी यदि हम लोग आंख से किसी वस्तु को देखेंगे तो उसका फिगर हम लोग के आंख में कहाँ बनेगा, रेटिना वाला भाग में बनता है। यदि देखिए रेटिना से यदि पहले बन जाए, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आंखों में कभी मतलब वैसे रोग हो जाते हैं जिसके चलते कभी जो होता है फिगर जो यहाँ से देखिए प्रकाश चला, हम लोग किसी वस्तु को देख पा रहे हैं तो इसका फिगर यहाँ रेटिना पर ना बन करके किसी वस्तु का फिगर यहीं तक बन जाता है, ठीक है। कभी होता है कि यही बन जाएगा, कभी होता है कि डायरेक्ट रेटिना से बाहर बन जाएगा, ठीक है। और देखिए जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो अब वो आँख क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। तो कभी कभी होता है ऐसे कि कभी रेटिना से बाहर बनने लगता है, कभी रेटिना से बाहर बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसको मानव रोग कहा जाता है। यदि रेटिना पर नहीं बना, रेटिना से पहले बन गया या रेटिना से बाद बन रहा है तो ये सारा क्या है, रोग होता है। इसका उपचार रोग और
रोग और उपचार को, ठीक है, रोग और उपचार को हम लोग अभी देखते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से समझिए। देखिए ये वाला जो भाग होता है लेंस, ठीक है, ये वाला लेंस, इसको कहा जाता है आइरिस, दोनों तरफ होता है आंख के दोनों तरफ, ठीक है। और ये वाला भाग को कर्निया, ये वाला पुतली होता है, पुतली फ्रंट वाला, ठीक है, फ्रंट वाला क्या होता है पुतली। और सबसे आंतरिक भाग यहाँ जो होता है ये वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेटिना, ठीक है। और ये कर्निया होता है, आप लोग जानते हैं, ये वाला भाग कर्निया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से छापिए, इसके बाद हम रोग और उपचार दोनों एक बार लिख देते हैं और उसके बाद समझाएंगे। क्योंकि देखिए लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और वीडियो जो है लंबा हो जा रहा है। हम लोग तो मान लीजिए कि अभी नए नए हैं, तो थोड़ा सा ये हो रहा है कि आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, लोग उतना देर रुक करके देख नहीं रहे हैं वीडियो को, ठीक है। तो एक बार आप लोग अच्छे से इसको छापिए, उसके बाद अगला रोग और उपचार समझाते हैं। चलिए अब हम लोग मानव नेत्र के दोष, कारण, उपचार और प्रमुख तथ्य, ठीक है, इसके लिए क्या इलाज हो सकता है, किस प्रकार के रोग हैं और उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोष मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं मानव आंख में। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, इसके बाद मोतियाबिंद और वर्णांगता, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए जो निकट दृष्टि दोष में होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि लेंस मोटा हो जाता है, जो आंखों में लेंस होता है उसका मोटाई बढ़ जाना, ठीक है, और मोटा हो जाता है। तो इसके लिए उपचार क्या होता है, जब मोटा हो जाएगा लेंस तो इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखेगा और दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपली ऑर्थो लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्थो लेंस में आप लोगों को बताए थे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, छोटा बनाता है। और देखिए निकट दृष्टि दोष है, किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब यह है कि उसको निकट का दिख रहा है लेकिन दूर का दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे ऑर्थो लेंस का। दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है कि देखिए निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा हो जाता है और इसमें पतला हो जाता है। दूर दृष्टि दोष में लेंस क्या हो जाता है, पतला, ठीक है। इसका उपचार है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। इसमें क्या होता है कि वस्तु, दूर का वस्तु दिखेगा और नजदीक का वस्तु नहीं दिखेगा। देखिए इसमें आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन में होते होंगे कि हाँ दूर दृष्टि दोष है यानी कि दूर का उसको नहीं दिखना चाहिए, ऐसा होता है ना। तो देखिए ऐसा नहीं है, ठीक उसके ऑपोजिट होता है। दूर, यदि दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर को दिखेगा, दूर की वस्तुओं को देख पाएगा लेकिन नजदीक की वस्तुओं को देख नहीं पाएगा, ठीक है। और देखिए दूर दृष्टि दोष को हाइड्रोमेट्रोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोमेट्रोपिया कहा जाता है। यही यदि हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करें, निकट दृष्टि दोष को सिंपली मायोपिया कहा जाता है, ठीक है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को और दूर दृष्टि दोष को हाइड्रोमेट्रोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए उपचार है अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उपचार है उत्तल लेंस। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग जरा दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि सिलियरी मांसपेशियां जो होती है, जो आंख में सिलियरी मांसपेशियां पाई जाती हैं, वो क्या होती है कि बढ़ जाती हैं, ठीक है। जब बढ़ जाती है तो किसी व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और ना ही नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है। तो इसके लिए सिंपली दोनों लेंस वाले चश्मे का यूज किया जाता है। जैसे देखिए इसमें दूर तथा नजदीक दोनों की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, तो इसके लिए हम लोग चश्मे का यूज करते हैं। ये हो गया चश्मा, ठीक है। इसमें ऊपर की ओर अवतल, ठीक है, ऊपर से क्या दूर दूर दिखना है तो उसके लिए अवतल। और अवतल को कहाँ लगाता है, लेंस के ठीक ऊपरी वाले भाग पे। तो ऊपरी भाग में अवतल और नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में ये होता है
कि ना तो नज़दीक की वस्तु दिखती है और ना ही दूर की वस्तुएं दिखती है। तो इसके लिए बाईफोकल लेंस यानी दोनों प्रकार के लेंसों का यूज किया जाता है, जिसमें अवतल को ऊपर लगाया जाता है चश्मे के ऊपर और उत्तल को नीचे लगाया जाता है। चलिए अब इसके बाद अभिन्दुकता को देखते हैं हम लोग। अभिन्दुकता में क्या होता है कि कर्निया का ठीक से गोलाकार ना होना। जो कर्निया होता है आँख का वो गोलाकार होना चाहिए। वो किसी कारणवश गोलाकार अपने स्थिति से मतलब कि हो जाता है, बदल जाता है, तो उसके लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। अभिन्दुकता में किस लेंस का उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस। इसमें देखिए, इसमें यह होता है कि हम लोग क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, यदि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ यदि ऐसे देखना है तो हम लोग किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की वस्तुओं को हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। चलिए मोतियाबिंद देखिए। मोतियाबिंद में क्या होता है कि लेंस जो होता है ना, लेंस के ऊपर झिल्ली आ जाता है। जैसे ये जो रोग है मुख्यतः बुजुर्गों में होता है, जो अपने वृद्धा या बूढ़ी जो स्थिति होता है ना, जैसे आप लोग ये भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि बूढ़ा हो गया हो तो उनके लेंस पे क्या होता है कि झिल्ली आ जाता है। ठीक है, उस झिल्ली के कारण उन लोगों को देखने में परेशानी होती है। ठीक है, जैसे कि आपके भी दादाजी होंगे या मेरे दादाजी हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि इसका इलाज है कि इसको अधिक उम्र व्यक्तियों में होता है और इसका इलाज क्या होता है? ऑपरेशन। ठीक है, उस लेंस से उस झिल्ली को हटाने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? ऑपरेशन। किस चीज़ का? मोतियाबिंद का। मोतियाबिंद के लिए क्या उपचार है? ऑपरेशन। ठीक है, ये रोग किस में होता है? तो बेसिकली जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें होता है। चलिए अब इसके बाद वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस देखिए, जो कि रात में किसी व्यक्ति को नहीं दिखता है। ठीक है, ये होता है किसी आँख में किसी खास रंग की कोशिका, आँख में किसी खास रंग की कोशिका में कमी के कारण किसी खास रंग का न दिखाई देना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आँख में किसी खास रंग की किसी खास कोशिका की कमी के कारण, ठीक है, किसी खास रंग का दिखाई ना देना, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? वर्णांधता। इसमें क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम में कमी आ जाती है। ये रोग तब होता है जब एक्स क्रोमोसोम में कमी हो और इसका इलाज संभव नहीं है। ठीक है, इसका इलाज क्या है? संभव ही नहीं है। इसके लिए हम लोग विटामिन ए से रिलेटेड, इसके लिए विटामिन ए से रिलेटेड अर्थात लाल फलों की सेवन करना चाहिए। ठीक है, इससे विटामिन ए की कमी को हम लोग पूरा करके इसको हम लोग ठीक कर पाएंगे। लेकिन संभव ये नहीं है कि पूरी तरह से ठीक हो जाए। ठीक है, ये जो होता है रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए के लिए प्रचुर मात्रा में गाजर को खाइए। गाजर और पालक हो गया, मतलब लाल रंग के जो फल होते हैं ना, गाजर हो गया, उसके बाद बीट होता है। ठीक है, उन सारे चीज को खाइए तो इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन संभवतः इसका इलाज नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मानव नेत्र के बारे में भी आप लोग समझे, उसके बाद दोष, कारण, उपचार और प्रमुख तथ्य जो थे इनसे रिलेटेड। तथ्य का मतलब होता है बातें। ठीक है, तो उसको हम लोग समझे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। देखिए, हम अपने क्लास में एक भी बार ये नहीं बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, लेकिन आप लोग का भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि देखिए थोड़ा सा इतना मेहनत कर रहे हैं, हम भी बार बार इसको लिखना पड़ रहा है, उसके बाद समझा रहे हैं। तो देखिए 1 घंटे का अगर वीडियो हो तो उसमें मेरा 2-3 घंटा चला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। ठीक है, इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ये था हम लोग का प्रकाश का चैप्टर, जो लाइट था। लाइट ये पूरी तरह क्या हो गया? समाप्त
ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जिंदाबाद हैं। चलिए बाय, आज के लिए इतना।